से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आज से स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्यों मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑप्ट करूंगी? बिकॉज सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना पूरे पूरे नंबर बनते हैं, बट ये इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है ना कि याद करते करते आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आप बोर हो जाते हो, राइट। तो फॉर दिस रीजन हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बस इसके क्वेश्चंस एज पर आपके ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में ईजी आते हैं, बस थोड़ा सा समझना बाकी है, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन ओनली हम for this reason only we will start an entire series of inorganic chemistry, जिसमें मैं क्या करूँगी, आपको अब तक थ्योरी और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते थे, बट ये वाला जो होगा आपके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे प्लस थ्योरी का पैचअप करवाऊंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि देखो फर्स्ट जो चैप्टर आज मैं ऑप्ट की हूँ वो है हाइड्रोजन। वो क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को बेसिकली हम लोग को क्या करना है, उसके पीरियोडिक टेबल में पोजिशनिंग देखनी है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स देखने हैं, उसके आइसोटोप्स देखने हैं। देखो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इजी है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बेसिक सा है। फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके आइसोटोप्स देखने हैं, आइसोटोप्स देखने हैं, और एलोट्रॉप्स देखना है, एलोट्रॉप्स, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस जिसे कहते हैं, डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद आपका एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद आप हाइड्राइड्स देखोगे, वाटर देखोगे, हाइड्राइड्स देखोगे, आप वाटर देखोगे, आप हेवी वाटर देखोगे, हेवी वाटर या जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहेंगे, D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड देखेंगे। फिर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 देखेंगे, H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेनली देखो ये नीचे की तरफ जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, ये क्या होगा, यहाँ पर आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यूजेस बहुत ज़्यादा होंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होंगी। जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखने जाए, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को, पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज, किसके पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देखो ये होता है एकदम लास्ट इधर साइड में होता है। तो अगर मैं आपका बोलूँ आउटर मोस्ट जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, याद रखना जो एग्जाम्पलर होता है ना उससे भी आ सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इसकी वैलेंसी 1 है, आप लिख दो वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है बेटा जी, जैसे कि H2O, N2O, K2O, ये सारे पेरोक्साइड्स बनाता है, जैसे H2O2 है गया, आपका Na2O2 हो गया। फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट इसको देखा है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कंबाइंड होकर ये हैलोजेंस बनाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये हम एल्कलाई मेटल के सिमिलैरिटी में देखेंगे, एल्कलाई मेटल्स के सिमिलैरिटी में देखेंगे, सिमिलैरिटी में देखेंगे क्या क्या, कि एक तो ये हो गया स्टेबल ऑक्साइड्स बनाएगा, स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि आपका H2O हो गया, आपका Na2O हो गया, आपका K2O हो गया, ठीक है। प्लस पेरोक्साइड्स बनाता है, पेरोक्साइड्स बनाता है स्टेबल, जो कि आपके हो गए H2O2 हो गया, ठीक है, फिर Na2O2 हो गया, ठीक है। अच्छा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के साथ कंबाइन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके क्या बनाता है, हैलोजेंस बनाता है, नेगेटिव फॉर्म्स हैलोजेंस, क्लियर है ना। ये तो आपके सारे सिमिलैरिटीज थे, लेकिन डिसिमिलैरिटीज जो कि आपके एल्कलाइन है वो क्या है, वो क्या है, एक तो जो H+ साइंस की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, दूसरे ऑब्वियसली सबसे ऊपर है तो नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा, ऑब्वियसली एल्कलाई ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पर गैस रहता है, परंतु पुअर कंडक्टिविटी होती है उसकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी से, ये बहुत ध्यान रखना। इसका आयनिक और कोवलेंट फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बोलूँ एल्कलाई मेटल की डिसिमिलैरिटी, तो क्या करोगे, पहला तो बोलोगे कि आप
इजीली एक्सेप्ट और लूज करता है, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा कोई बड़ा सा नहीं है। आप बोलोगे कि ये जो H प्लस आयन्स है बहुत स्मॉल है दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। H प्लस आयन्स जो है ना बहुत ही स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इसके वजह से क्या है कि दूसरे के रेस्पेक्ट मतलब दूसरे एल्कलाई के रेस्पेक्ट में तो ये अनस्टेबल होके वाटर के साथ अनस्टेबल इन वाटर हो जाता है, ठीक है। वाटर में अनस्टेबल हो जाता है और ये वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट करके रेडिली रिएक्ट विथ वाटर तो ये क्या बनाता है, क्या है H3O प्लस आयन बनाता है, ठीक है। दूसरा रूम टेम्परेचर पर तो ये गैसियस फॉर्म रहता है, रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ आपके किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और इसके हमें आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों मिलते हैं, ऑकर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड बोथ, ठीक है। इसके हमें दोनों ही मिलेंगे, क्लियर है ना। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, बाकी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, जैसे 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 हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ये कहूँगी, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इसके एलोट्रॉप्स मिलते हैं, एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब जब इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, जितने भी इसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में कौन सा है, आइसोटोप में बेटा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये क्या है आइसोटोप्स, सॉरी, ये आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन जो हम लोग गैसियस टेम्परेचर में देखते हैं, प्लस इसका ड्यूटेरियम और तीसरा इसका ट्रीटियम, ठीक ये। लेकिन जब हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो इसका ऑर्थो और पैरा आता है, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो ड्यूटेरियम, पैरा ड्यूटेरियम, ऑर्थो ट्रिटियम, पैरा ट्रिटियम। तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, तो इन ऑर्थो और पैरा को कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, तो ऑर्थो को और पैरा को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है इसके स्पिन। तो जो ऑर्थो आइसोमर होते हैं वो क्या कहते हैं, पैरेलल स्पिन होते हैं, पैरेलल स्पिन्स को शो करते हैं। जबकि जो आपके पैरा आइसोमर होंगे वो किसके होंगे, ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक है। या आप बोल सकते हो एंटी पैरेलल स्पिन्स या एंटी पैरेलल स्पिन्स ऑफ योर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स के। ये तो ऑर्थो और पैरा में हो गया। लेकिन इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सिमिलर आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वो सिमिलर है। अब दोनों ही फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे उसे पैरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क होता है यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो सेम क्या होंगे, सेम होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या होगा इसका, जितने भी फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। फिर आपकी स्पेसिफिक हीट हो गई, ये सब के सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और दोनों ही फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, मैं लिखता हूँ बोथ फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। अब टेम्परेचर पर देखो क्या कहेगा, जो पैरा होता है उसका लो एनर्जी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पर, ठीक है। और जो गैसियस फॉर्म होती है वो 100% आपकी पैरा फॉर्म होती है। तो अगर मैं पैरा के बारे में लिखना चाहूँ तो आप बोलना कि पैरा फॉर्म्स क्या है, लोअर एनर्जी आपके एट एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन, 0 पर, ठीक है। जबकि और दूसरा आप लोगों को तो गैस हाइड्रोजन होता है, गैस कंटेन्स आपका 100% आपके पैरा फॉर्म होती है,
ठीक है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पैरा स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू ऑर्थो फॉर्म। तो सिंस आप बोलोगे कि इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, एज टेम्परेचर आपका राइज करेगा पैरा चेंजेस टू ऑर्थो फॉर्म, पैरा चेंजेस टू ऑर्थो। अब रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान आप बोलोगे 75% आपका ऑर्थो फॉर्म होता है, जबकि 25% आपका पैरा फॉर्म होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कैटलिस्ट डाल डाल के हम लोग इसको रिएक्टिव बनाते हैं या कन्वर्टेबल करवाते हैं। जैसे कि मान लो कि सूटेबल कैटलिस्ट जैसे कि है आपके चारकोल मेटल, जैसे कि आयरन, निकल, प्लेटिनम, तो इन सबको जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि O2, NO, NO2, CO2+ या 2O3, इन सबसे इंक्रीज करवाते हैं कन्वर्जन प्रोसेस को, ठीक है। तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है एक स्लोअर प्रोसेस है अगर हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो मैं कैटलिस्ट इफेक्ट बता दूँ तो आप बोलना इंटर कन्वर्जन जो है एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू दिस वी यूज़ कैटलिस्ट, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उसको एक्टिवेटेड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल लो या मेटल्स लो, कैसे इसको करेंगे, देखो एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, और मेटल, ठीक है, जैसे कि Fe हो गया, निकल हो गया, Pt हो गया, W हो गया, इसको हम लोग कुछ आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आप थोड़ा सा बड़े हो गए तो आपको पता चल जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि O2, NO, NO2, CO2+ या Cr2O3, इन सब से इनके प्रोसेस को जल्दी फास्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइड्रोजन, या हम इसे हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग देखेंगे कि मेथड, कैसा मेथड, प्रिपरेशन मेथड, चाहे हम कमर्शियल लेवल पे करें या लेबोरेटरी लेवल पे करें। लेबोरेटरी लेवल पर तो आप इजी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में सबसे पहले है लेबोरेटरी, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आएंगे इसलिए मैं बता रही हूँ लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। पहला क्या होगा, आप जिंक को H2SO4 में करोगे डाइल्यूट, ठीक, SO4 में, तो आपके पास ZnSO4 + H2 जो कि गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हम कर सकते हैं इसको, इसी रिएक्शन को मैं अगर बोलूँ रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में, तो कैसे हो जाएगा, Zn जो होगा वो Zn2+ + 2E- में होगा, और जो H2SO4 है वो क्या होगा, H+ और HSO4- में चेंज होगा, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा 2H+ + 2E- जो कि 2H और आपके H2 में उड़ जाएगा, ठीक है। ये इसका रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा मेथड ये बहुत ईजी सा है, इसको दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से कर सकते हैं। मैं पहले लिख दूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में मेन रिएक्शन क्या है कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो H2 और O2 हो जाएगा। जैसे कि H2O को जब हम आपके इलेक्ट्रोलाइज करेंगे सूटेबल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 और O2 बनेगा, और एक बनेगा एनोड पर, एक बनेगा कैथोड पर, ठीक है। तो अगर मैं कैथोड का रिएक्शन देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2H+ + 2E- देगा आपका 2H यानी कि H2, ठीक है। अगर मैं एनोड का देखूं तो क्या हो जाएगा, 2OH- जो कि H2O + 2E- + O आपका O2 देगा जो कि उड़ जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा एसिडिक सॉल्यूशन,
और एक हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, मीडियम को H2SO4 से बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग मीडियम को किससे बनाते हैं बेटा जी, KOH से बनाते हैं, KOH से मीडियम को बनाते हैं, ठीक है, अंतर इतना है। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल हम लोग K+ और H+ आयन का लेंगे, इसमें हम लोग SO4 2- और OH- का आयन लेंगे, ठीक है। तीसरा जो प्रिपरेशन है वो मेरा क्या है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो हमारे पास जो डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं BaOH ट्वाइस का, कैसे, एक यू शेप के ट्यूब में, जिसमें हम लोग निकल भी रखते हैं, निकल इलेक्ट्रोड रहता है जिसमें, ठीक है। और ये जो इसका बहुत हार्ड सॉल्यूशन होता है, हार्ड ग्लास होती है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन देखूँ तो एनोड पर क्या हो जाएगा आपके 2OH- H2O देगा, प्लस हाफ O2 देगा, प्लस O2 देगा, प्लस 2E- देगा। लेकिन अगर कैथोड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2H2O प्लस 2E- 2OH- प्लस H2 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे तो बोलोगे कि कैथोड पर H2 गैस होती है और एनोड पर O2 गैस होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका H2 है लिबरेट हो रहा है, उसको हम लोग पास करवाते हैं प्लेटिनियम गॉस से, जिससे कि आपका O2 रिमूव हो जाए और हमारे पास इम्प्योरिटी भी रिमूव हो जाए, ठीक है। इम्प्योरिटी रिमूव करवाने के लिए ये सारी चीज़ें किया जाती हैं। अगर हम ये जैसे कि हमारे पास जो H2O होगा, जो H2O हमें मिला फाइनली, वो H2O को रिमूव करवाने के लिए हम लोग सॉलिड KOH लेते हैं या P2O5 लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस है। अगर मैं इस चीज़ को आपको बताऊं कि कैसे NaOH, ये जो बेरियम वाला प्रोसेस है ना, इसको NaOH से हम पास करवाएं। जैसे अब देखो, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं इसके एक्टिवनेस के ऊपर आते हैं कि मेटल्स के साथ कैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी विद मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के साथ कैसे एक्टिविटी है इस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये अननोन बना बना के दिया जाएगा। जैसे कि H ब्लॉक में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, ठीक है, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे वो वाटर हॉट हो या कोल्ड हो, नेवर रिएक्ट विथ वाटर, ये याद रखना, रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, आइदर वाटर हॉट हो या वाटर कोल्ड हो, ठीक। दूसरे नंबर पर आप बोलोगे रिएक्ट वाटर से करने का मेन मकसद क्या है, एम है H2 को लिबरेट करना, और वो नहीं होता, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप बोलोगे जो Mg है, ठीक है, वो क्या ही रिएक्ट करता है आपके हॉट वाटर से, रिएक्ट विथ आपके हॉट वाटर से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और वो भी आपके जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम। बाकी जितने भी इसके एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो आपके इससे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ना, इसके रेस्ट जितने मेंबर होंगे, रेस्ट मेंबर जो रिएक्ट करेंगे वो कोल्ड वाटर से करेंगे, कोल्ड वाटर से, जिसमें आपका जिंक एंड Fe जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। 3Fe प्लस H2O को अगर मुझे Fe3O4 प्लस 4H2 बनाना है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्स आपके Sn हो गया या Al हो गया, ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो वाटर नहीं देते, ठीक है, वो क्या देंगे, सीधा का सीधा आपका H2O गैस निकालेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब वाटर निकालें, जैसे कि मान लो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल्स जैसे कि आपके Sn हो गया, Zn हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या करेंगे, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और इवॉल्व करेंगे H2 गैस, जैसे कि 2Al
प्लस 2NaOH प्लस 2H2O देगा आपका 2NaAlO2 प्लस 3H2। आपको हाथ से लिखा हुआ रिएक्शन आना चाहिए, जितने बार लिखोगे वो रिएक्शन याद होता जाएगा, ठीक है। फिर Zn प्लस 2NaOH Na2 ZnO2 प्लस H2। समझ रहे हैं? ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब तो आपका गैस देंगे, लेकिन कुछ जैसे कि आपके Zn हो गया, Al हो गया, Zn हो गया, Sn हो गया, वो भी आपके ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। जबकि ये लोग क्या करते हैं, एल्कलाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। Sn प्लस 2NaOH प्लस H2O देगा आपका Na2SnO3 प्लस 2H2। ये सब गैस बना रहे हैं, ठीक है। कुछ आयनिक हाइड्राइड्स भी होते हैं, कुछ आयनिक हाइड्राइड्स भी होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि CaH2 है प्लस 2H2, ये वाला रिएक्शन भी इसमें करवाया जाता है, तो CaOH ट्वाइस प्लस 2H2 देगा, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स जो हैं आपके, ये आपके रिएक्ट करके क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करके आपको टू गैस देंगे, लेकिन ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन।